हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारी स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें कि हम आपके लिए ल्यूसेंट के जो स्टैटिक क्वेश्चन है उसको कवर करा रहे हैं। और आज है हमारा 14वां दिन, तो 13 दिन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उसमें जो भी क्वेश्चन थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का आपको बोल रहा है कि ओलंपिक के जो छल्ले होते हैं, यानी कि जो ओलंपिक रिंग होती है, उसमें आपने देखा होगा कि 5 अलग अलग कलर से इस तरीके से आपकी रिंग बनी होती है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कलर है जो कि इस रिंग में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रेड बिल्कुल होता है, ब्लू भी होता है, ग्रीन, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो पिंक आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गुलाबी कलर उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये कलर होते हैं 5 कलर, तो ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली 6 कॉन्टिनेंट को करते हैं। एक तो हमारा जो अंटार्कटिका है उसमें तो कोई रहता नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है। और जो आपका रेड कलर होता है वो आपका नॉर्थ और साउथ अमेरिका, यानी कि 2 कंटिनेंट को वो एक साथ रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए आपके 6 हो गए। औरों के भी देख लेते हैं। तो येलो कलर आपका एशिया को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर करता है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट को, और इसमें कौन सा बच गया, इसके बाद आपका ग्रीन बच जाता है जो कि करता है आपका ओसेनिया, या जिसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, तो उस वाले कॉन्टिनेंट को आपका ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है। तो ये 5 कलर हो गए, और जो 6 कॉन्टिनेंट है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप सारे यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, 5 उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, तो इनमें से कौन सी है जो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जापानी। ठीक है, तो जापानी लैंग्वेज वहां पे यूज नहीं होती है। कौन कौन सी और है जिनमें मतलब वहां पे काम होया जाता है, तो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। तो इंग्लिश भी आपकी होती है वहां पे काम में यूज, अरेबिक होती है, चाइनीज होती है, इसके अलावा आपकी फ्रेंच और रशियन, ये 2 और लैंग्वेजेस हैं जो कि वहां पे यूज होती हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए क्वेश्चन इस तरीके से रखे हैं ताकि आपको सारी जो एक्सप्लेनेशन है, नोट का मतलब ही ये होता है कि आपको तीनों पता होने चाहिए, तभी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। तो इसलिए इससे आपको ज्यादा डिटेल एक क्वेश्चन के बारे में पता लगती है। तो मैंने बता लिया 5 कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, 5 के नाम आपको याद रखने हैं। यूएन की हमने बात करी है, तो हर बारी जब भी हम यूएन की बात करते हैं तो मैं आपको एक डेट बताती हूँ, 24 अक्टूबर 1945 को। अब इतनी बार बता दिया, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं अपना यूनाइटेड नेशन डे। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यानी कि स्प्लिट हुआ था जो कांग्रेस का, 2 दलों में ये बटी थी, एक नरम दल था आपका और एक गरम दल था। तो कौन सा वो अधिवेशन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं बहुत सारे, आईएनसी के। आपको अधिवेशन से क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है, तो इनमें से कौन सा अधिवेशन था जिसमें कि स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सूरत सेशन, जो कि कब हुआ था? 1907 में ये हुआ था। और यहीं से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था? तो इनका नाम था राज बिहारी घोष। ठीक है, तो ये इसके अध्यक्ष थे। जो आपका आईएनसी के अधिवेशन या सेशन हुए थे, उससे आपको 3 तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो आपको कोई भी जो स्पेशल अधिवेशन होगा वो दे देगा और पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे या ये कौन से ईयर में हुआ था। तो इसलिए आपको याद रखना होता है। आईएनसी की बात करें, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1885 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और एओ ह्यूम इसके फाउंडर हैं। तो ये भी पूछता है कि फाउंडर कौन थे, तो एओ ह्यूम इनका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत का कौन सा जो यूनियन टेरिटरी है वो क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि जो आपका एरिया होता है उसके टर्म्स में वो सबसे छोटा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप हमारा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी आपके एरिया के हिसाब से। यहीं पे अगर स्टेट की बात करें कि एरिया के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट कौन सा हो जाएगा, तो गोवा इसका आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा हो जाएगा। और पॉपुलेशन वाइज अगर आपको पूछता है तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा हो जाएगा, और सिक्किम आपका सबसे छोटा हो जाएगा। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा है कि जो पॉलिनेशन होता है, यानी कि जिसको हिंदी में परागण बोला जाता है, तो इनमें से जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? क्या टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज की जाती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, एनिमोफिली। ठीक है, तो एनिमोफिली किसको बोला जाता है? तो जो पॉलिनेशन बाय विंड होता है उसी को एनिमोफिली के नाम से जाना जाता है। तो टर्म भी पूछे जा सकती है, इस टर्म को क्या बोला जाता है, या फिर आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे मैंने पूछा है। इसी में एंटोमोफिली आपको एक दिख रहा होगा, तो ये कीट परागण जो होता है उसी को एंटोमोफिली बोला जाता है, यानी कि इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको एंटोमोफिली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक में मेडल कब हम लेके आए थे? तो हम आजाद कब हुए थे? तो 1947 में हम आजाद हुए थे। तो आपको यही पूछा है कि इसके बाद हम कब अपना ओलंपिक में मेडल लेके आए थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 1948। शुरुआत कब हुई थी इनकी ओलंपिक की? तो 1896 में ग्रीस की जो कैपिटल है एथेंस, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट करा था
1900 के ओलंपिक में। हमारे भारत से एक आंग्ल इंडियन थे जिन्होंने कि हमें रिप्रेजेंट करा था 1900 के ओलंपिक में, तो वही पहली बार यहाँ से गए थे। लेकिन हम अपना मेडल कब लाए थे? तो 1948 में, जो कि हमने किस में जीता था? तो हॉकी में हम वो अपने लिए मेडल लेके आए थे। इस बारी भी जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं 2020 के, कहाँ पे हुए थे? जापान की जो कैपिटल है टोक्यो में, तो वहां पे भी हम अपने लिए ब्रॉन्ज मेडल हमारी हॉकी टीम लेके आई है। तो ये भी आपको याद रखना है। और पहली बार कब लेके आए थे? तो 1948 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि जो नीति आयोग है इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। टी की आपको यहाँ पे पूरा पूछा कि टी को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसफॉर्मिंग। तो ये आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपको पूरी इसकी फुल फॉर्म पता होगी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पे टी की पूछा तो ट्रांसफॉर्मिंग इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मेशन कब हुई थी नीति आयोग की? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। किसकी जगह पे ये लाया गया था? तो प्लानिंग कमीशन, यानी कि जिसको योजना आयोग बोला जाता है, तो उसकी जगह पे इसको लाया गया था। योजना आयोग की फॉर्मेशन की बात करें तो 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नीति आयोग के हमारे अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं अभी जो कौन है? नरेंद्र मोदी जी, तो वो ही इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मोनेस्ट्री यानी कि जो मठ होते हैं उनके संदर्भ में पूछा है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मठ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इनमें से नहीं आपको पूछा है कि कौन सा इसमें से सही से मैच नहीं है। तो जो तवांग है आपका मठ वो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में ये हो जाएगा। कि जो आपका मठ है वो हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। रुमतेक आपका सिक्किम में ही है। तो 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो गए, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। जो आपका घूम मठ है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ये कहाँ पे आपका? ये आपका वेस्ट बंगाल में। तो मोनेस्ट्री क्या होती है? जो भी बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं उन्हीं को मठ बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला मठ आपका पर्टिकुलर कोई भी नाम दे देगा कहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ से 3 मठ तो पता चल गए, 4 मठ एक्चुअली आपको पता चल गए। ये मैंने बता दिया आपका घूम मठ कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में आपका प्रेजेंट हो जाएगा, दार्जिलिंग में ये वहाँ पे मौजूद है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो सरस्वती सम्मान है वो कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो ये भारत का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है जो कि साहित्य की फील्ड में दिया जाता है, लिटरेसी यानी कि साहित्य। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो 1991 में इसकी शुरुआत करी गई थी। तो इस तरीके से पूछेगा तो आंसर कर लेना। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो आंध्र प्रदेश राज्य बना था भाषा के आधार पर, ये पहला राज्य बना था, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कब इसकी भाषा के आधार पर फॉर्मेशन करी गई थी, कब इसको स्टैब्लिश करा गया था? तो 1952 में आपका सही आंसर हो जाएगा। 1952 में आपकी आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी। एक्चुअली वहां पे जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्होंने क्या करा था? अनशन करा था, यानी कि जो भूख हड़ताल पे वो बैठे थे। तो उसी का एक रिजल्ट था कि आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि भारत में बहुत सारी विविधता पाई जाती है, हर तरीके के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो उसी तरीके से वो बोल रहे थे कि हमें अलग स्टेट बनाना है अपने जो भी हम तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं। तो 1952 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद बहुत सारे स्टेट आए, उन्होंने भी बोला कि हमें भी अलग से रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। तो इसी के बाद 1956 में आपका एक एक्ट लाया गया। तो उसके आधार पर बहुत सारे जो स्टेट थे उनकी फॉर्मेशन हुई थी भाषा के आधार पर। तो एक्ट कब पास हुआ था? तो 1956 में। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि पहला स्टेट कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। और कब बना था? तो 1952 आप आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा कि जो भूकंप की हम इंटेंसिटी नापते हैं तो उसके लिए उसकी जो तीव्रता नापते हैं कहाँ पे हम मापते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये मापा जाता है आपका रिक्टर स्केल में। एक होती है आपकी मार्कली स्केल और एक होती है आपकी रिक्टर स्केल। तो मार्कली स्केल क्या नापती है? ये नापती है इंटेंसिटी, जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। और रिक्टर स्केल आपकी क्या नापती है? तो ये नापती है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सी स्केल क्या नापती है। तो यहाँ पे आपको मार्कली स्केल के बारे में पूछा है, तो इसकी इंटेंसिटी होती है 1 से 12 तक। और यहीं पे रिक्टर स्केल की बात करें तो इसकी होती है 1 से 9 तक। तो दोनों के आपको पैमाने पूछेगा तो दोनों के पैमाने की सीमा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा कि IUCN यानी कि फुल फॉर्म सबसे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो स्पीशीज होती हैं उनको रखा जाता है कि कोई इंडेंजर्ड होती है, कोई आपकी जैसे कि इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि वो आपकी लुप्त होने की कगार पर है, या कोई एक्सटेंट होती है यानी कि वो लुप्त हो चुकी है। तो इस तरीके की अलग अलग उसमें लिस्ट होती है। तो इसी में आपको पूछा कि जो टाइगर है यानी कि जो बाघ है वो IUCN की कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये आता है आपका इंडेंजर्ड, यानी कि आपका लुप्त होने की कगार पर ये है। तो ये IUCN की लुप्त प्राय की श्रेणी में आता है। फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? तो 1948 में आपकी IUCN की फॉर्मेशन हुई थी और फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो गुरुमुखी एक लिपि है जिसका कि आविष्कार कौन से सिख गुरु ने करा था? तो आपको पता होगा कि 10 टोटल आपके सिख गुरु आए थे। तो उनमें से जो दूसरे सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु अंगद जी, तो इनके द्वारा आपके गुरुमुखी जो लिपि थी उसकी फॉर्मेशन करी गई थी। डायरेक्टली आप यहाँ से याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो राजीव गांधी थे, तो जब वो प्रधानमंत्री बने थे, कब वो बने थे? तो 1984 में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री वो उस टाइम पे थे भारत के। तो उनके टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, तो 1984 में इन्होंने ओथ ली थी, तो उसी टाइम पे आपका ज्ञानी जेल सिंह क्या थे? हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। और ये भी पूछेगा कि यंगेस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, तो राजीव गांधी इनका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपको अगेन आईएनसी से पूछा है, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन थे उसी से आपको क्वेश्चन पूछा है कि 1924 में जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। ठीक है, तो एमके गांधी उसके अध्यक्ष थे। और ये एक ऐसा अधिवेशन था, इकलौता ऐसा अधिवेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका 1924 का बेलगांव अधिवेशन। कुछ ही अधिवेशन ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो आपको याद कर लेना है, जो जिसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, तो वही आपको एग्जामिनेशन में पूछता है, तो आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा नेशनल एंथम है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, तो ये हमने हिंदी में कब अडॉप्ट करा गया था? आपको डेट बतानी है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो किस में लिखा गया था? वो लिखा गया था बंगाली में। और किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये लिखा गया था, जन गण मन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने उसको हिंदी में, या आपको पूछेगा कि हमने कब अडॉप्ट करा था, यानी कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी थी, तो उसने इसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा था। तो डायरेक्टली आप यहाँ से याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे ह्यूमन ईयर का कौन सा पार्ट होता है जो कि जितनी भी हमारे आसपास की ध्वनि है उसको वो कलेक्ट करके हमारे उसको एम्पलीफाई करता है, फिर हमें पता चलता है कि कोई क्या बोल रहा है, यानी कि हमारे सुनने में बेसिकली कौन सा पार्ट होता है जो हेल्प करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पिन्ना या कर्णपाली। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से याद रख लेंगे। आज थोड़ी तबीयत ढीली है तो इसलिए आपको थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम लग सकती है, तो आप मैनेज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि जो कर्क रेखा है, वो भारत की कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं का मतलब अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सारे पता होने चाहिए कि किस किस से होकर वो गुजरती है। तो 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 के नाम आपको पता होने चाहिए, तो हम उनको देख लेते हैं कौन कौन से वो 8 राज्य हैं। सबसे पहले आता है आपका राजस्थान, तो राजस्थान से होकर गुजरेगी। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, इससे पहले आप गुजरात भी ऐड कर लेंगे, वो मैं ऐड करना भूल गई। ठीक है, गुजरात, फिर आएगा आपका राजस्थान, फिर आएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर आएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो गए जिनसे होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 के नाम आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका बिहार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से गुजरती है, वेस्ट बंगाल से और गुजरात, तीनों से होकर गुजरती है। तो बिहार से होकर ये गुजरती नहीं है, और बिहार भी आपका बिल्कुल पास में पड़ता है, तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए आपको ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन रखे जाते हैं जिसमें कि आपको कंफ्यूजन हो। तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी वो स्टेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका जो इम्पीचमेंट होता है, यानी कि जिसको हिंदी में महाभियोग बोला जाता है, उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को इम्पीचमेंट या महाभियोग बोला जाता है। तो वो कौन से आर्टिकल में दर्ज है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 61। तो 61 आर्टिकल जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताता है कि किस तरीके से हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनको किस तरीके से उनको हटाया जाता है। तो ये 61 में बताया जाता है। और कहाँ से ये हमने लिया है इम्पीचमेंट? तो हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 किसके बारे में बताता है? तो ये भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये 52 में लिखा गया है। 54 में इनके इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में लिखा गया है, कौन कौन इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये होता है 54 में। और 55 की बात करें तो इलेक्शन जैसे उनका प्रोसीजर होता है, उनके इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तो ये 55 में लिखा गया है। सारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल थे, आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा जो डिजीज है वो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, यानी कि जो पानी से नहीं फैलता उस डिजीज का आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिजल्स। यानी कि जो आपका खसरा होता है ये कैसे फैलता है? तो ये एक वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस के कारण ये फैलता है। बाकी आपका हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड और जो कोलेरा आपका डिजीज होता है ये वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, यानी कि जो भी कंटेमिनेटेड वाटर होता है या डर्टी वाटर होता है, जो इकट्ठा वाटर हो रखा होता है, गंदा हो रखा होता है, तो उसके द्वारा जो डिजीज फैलती है वो ये सारी थी। और खसरा इसमें से नहीं हो जाएगा क्योंकि वायरस के कारण फैलता है, तो इसलिए आपका आंसर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा भारत का द्वीप है या कौन सा आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम भारत का मैप बना के थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल और इधर हो जाएगा आपका अरेबियन सी। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको यहाँ पे मिलता है।
तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे अंडमान निकोबार हो जाएगा। लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी में मिलता है, और ये जो दो हमारे यूनियन टेरिटरी है ये भी आपको अरेबियन सी में ही मिलेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारे स्टेट है तमिलनाडु, वहां पे ये आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ से अंडमान निकोबार यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रोटीन की कमी से यहाँ पे कौन सी डिजीज आपको बतानी है कि कौन सी डिजीज प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वाशियोर। ठीक है, तो क्वाशियोर जो डिजीज होती है ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। इसी में अगर हम और डिजीज की बात करें तो एनीमिया कैसी होती है, ये होती है आपकी आयरन की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जिसको रिकेट्स भी बोला जाता है, ये किससे होती है, ये होती है आपकी विटामिन डी की कमी से। और घेंगा या गोइटर जिसको बोला जाता है, तो ये किसकी होती है, ये आयोडीन की कमी से आपको होती है। ठीक है, इनकी कमी से होने वाले डिजीजेस आपको पता होनी चाहिए, पूछता है। और विटामिन से भी जो भी डिजीज होती है वो भी आपको रट लेनी है, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए हर बारी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो 1946 में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो उसके आपको एडवाइजर बताने कि कौन थे उसके एडवाइजर, तो इनका नाम हो जाएगा बी.एन. राव। ठीक है, तो बी.एन. राव और के.एम. मुंशी में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बी.एन. राव आपके एडवाइजर यहाँ से हो जाएंगे। बाकी जो आपको तीन नाम दिख रहे हैं, गोपाल स्वामी अयंगर, बी.आर. अम्बेडकर और के.एम. मुंशी, तो ये तीन लोग कौन थे, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी तो उसके ये मेंबर थे। इसमें से आपके जो बी.आर. अम्बेडकर हैं ये कौन थे, ये उसके अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जिसको प्रारूप समिति बोला जाता है, तो उसके अध्यक्ष भी आपको पूछता है, तो बी.आर. अम्बेडकर उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और बाकी उसके टोटल 6 मेंबर थे, जिनमें से कि 3 के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज है जिसको कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी कि जिसको करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होती है उसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, तो वहीं पे आपकी एटीपी प्रेजेंट होती है ऊर्जा के रूप में, यानी कि ये संचित करके उसको रखती है। जब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हमें एटीपी के रूप में वो मिलती है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म भी आपको यहाँ से याद रख लेनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा जो डिवाइस है वो पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। पोर्टेबल डिवाइस क्या होते हैं, तो जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली लेके जा सकते हैं, अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं, तो वो आपके पोर्टेबल डिवाइसेस हो जाते हैं। तो आईपॉड्स आपका बिल्कुल पोर्टेबल डिवाइस होता है, लैपटॉप भी होता है, लैपटॉप को भी आप लेके जा सकते हैं। थंब ड्राइव्स जो होते हैं उनको भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनको आप ऐसे उठा के नहीं ले जा सकते, तो वो पोर्टेबल डिवाइसेस आपके नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस करे हैं। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।